नमस्कार मित्रों, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का सिलेबस ESV द्वारा जारी कर दिया गया है। मेंस परीक्षा का समय जो है वो बहुत ही कम है और सिलेबस जो है वो बहुत ही अधिक है। इसको पूरा कवर करना वास्तविकता में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे सामने कोई और विकल्प नहीं है। इसी को ध्यान में रखते अपना समय बिल्कुल भी ज़ाया न करते हुए हमें सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड करना है और समझने का प्रयास करना है कि वास्तविकता में सिलेबस क्या कहने का प्रयास कर रहा है। सुनिएगा, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान कुल आपको 5 विषय दिए जाएंगे। जो भी अभ्यर्थी पहले संस्कृत भाषा या उर्दू भाषा का चयन किए हुए थे आपके प्री में, अर्थात जिन्होंने अंग्रेजी नहीं लिया था उनके लिए भी अब अंग्रेजी कंपलसरी कर दिया गया है, इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया है। अब अन्य भाषा को चयन आप नहीं कर सकते। आपको ये 5 टॉपिक ही 5 सब्जेक्ट ही आपको कंप्लीट करने होंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो आनी है वो आपकी 30 नंबर की विज्ञान आनी है। आपको सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान जो इसको देना है वो विज्ञान पर देना है। इसके बाद आपको सामाजिक विज्ञान और गणित को देखना है क्योंकि ये दोनों 20-20 नंबर के आने हैं। यदि आप गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कर लेते हैं तो आप ये मानिए कि आप एक इस रेस में बहुत आगे हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश अधिकतर विद्यार्थियों से बनेगी। मैं कोशिश करूँगी आपको ये 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कराने का प्रयास करूं। साथ ही विज्ञान सबसे ज़्यादा पूछी गई है, विज्ञान 30 नंबर की आनी है, सामाजिक विज्ञान और गणित जो है वो 20-20 नंबर की आनी है। साथ ही जो 2 भाषाएं हैं हिंदी और अंग्रेजी वो आपकी सिर्फ 15-15 नंबर की आनी है। हिंदी अंग्रेजी आपकी 15-15 नंबर की आएगी, गणित 20 नंबर का आएगा, विज्ञान 30 नंबर की और सामाजिक विज्ञान 20 नंबर का। कुल जो अंक हैं वो आपको 100 दिए गए हैं। सम्मिलित पाठ्यक्रम में से प्रश्नों के माध्यम से अंतर्निहित अवधारणाओं, संकल्पनाओं की कक्षा 12वीं की स्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। मतलब आपको 12th लेवल तक का पूछा जाएगा। जैसा कि आपने देखा था वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी चयन परीक्षा जो हुआ था, उसमें आपसे स्नातक लेवल का पूछा गया था। इसमें आपसे 12वीं लेवल का पूछ लिया गया है। 12th स्टैंडर्ड तक आपसे पूछा जा सकता है। आगे जानकारी देते हैं कि जो आपका हिंदी आना है वो आपका अनसीन पैसेज के रूप में, गद्यांश, पद्यांश के रूप में आएगा। व्याख्या, बोधगम्यता, व्याकरण, निष्कर्ष, क्षमता आदि के आकलन हेतु अपठित बोध, तथ्यात्मक, वर्णनात्मक और साहित्यिक तीनों प्रकार के आएंगे। इस अपठित गद्यांश में भावार्थ, बोधगम्यता, व्याकरण एवं निष्कर्ष, क्षमता आदि का आकलन हेतु अपठित बोध रहेगा। इसमें जो व्याकरण आएगा उसके बारे में यूनिट 2 में समझाया गया है। हिंदी वर्णमाला एवं वर्णों का उच्चारण स्थान, जो आपने पढ़ा होगा, कंठ से, नासिका से, तालु से, ओष्ठ से, दंत से, उन वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग पूछे जाते हैं। इसके बाद वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मतलब वन वर्ड भी आपसे पूछे जाएंगे। यूनिट 3 कहती है कि वाक्य संरचना, वाक्यों के भेद, रचना के आधार पर भी, अर्थ के आधार पर भी, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण एवं रूपांतरण, वाक्य संरचना संबंधी अशुद्धियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि आदि आपसे यूनिट 3 के अंतर्गत पूछा जाएगा। कुल मिलाकर जो आपकी हिंदी है वो 3 यूनिट्स में, यूनिट 1, 2, 3 में पूछी जाएगी और ये 15 नंबर की रहेगी। इसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसमें भी आपका सेम रहेगा। अनसीन पैसेज आपको दी जाएंगी जो आपको लगभग हायर सेकेंडरी लेवल की रहेंगी। इसके बाद आपको अनसीन रीड करनी है, पोइट्री में भी रहेंगी, प्रोज में भी रहेंगी,
और आपको कॉन्फ्रेंशन रहेंगे। वन वर्ड, प्रीफिक्स, सुफिक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर। इसके अलावा आपको आर्टिकल्स, डिग्रीज, यूनिट 6 बोल रही है, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेंटेंस, अफर्मेशन, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको इंग्लिश और हिंदी कम आनी है। इंग्लिश की भी 3 यूनिट्स आएंगी, 4th, 5th और 6th यूनिट, और हिंदी की भी आपकी 3 यूनिट में ही पूछा जाएगा। इसके बाद जो आपका गणित आना है वो जो नॉन आपके मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए काफ़ी टफ होता है। बाकी जो मैथ बैकग्राउंड से हैं, गणित जिनका खुद का विषय है, उनके लिए काफ़ी आसान रहता है। जिनके लिए गणित पढ़ना पढ़ाना आसान लगता है उन्हें इस गणित में तो कोई दिक्कत नहीं आती। मैं कोशिश करूँगी आपको गणित बहुत अच्छा करवाने की, क्योंकि मेरा गणित काफ़ी अच्छा है। संख्या पद्धति, संख्या पैटर्न, मूलभूत संक्रियाएं, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीपल, ये सारी आपको बतानी है। इनमें आपकी मूलभूत संक्रियाएं लगती हैं। इनमें समय, माप, मुद्रा, आंकिक प्रश्न, स्थायी मान, हिंदू अरबी, अंक पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, संख्याओं की तुलना, व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं, रोमन संख्या, पूर्ण संख्या, संख्या रेखा, पूर्ण संख्याओं के गुण, पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप, गुणनखंड एवं गुणज, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, सम और विषम संख्याएं, संख्याओं की विभाज्यता की जांच, सार्वगुणनखंड एवं सार्वगुणज, अभाज्य गुणनखंड, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, परिमेय संख्याएं, वर्ग और घन, वर्गमूल, घन, घनमूल, घातांक, घात, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं एवं दशमलव प्रसार, संख्या रेखाएं एवं वास्तविक संख्याओं के निरूपण, वास्तविक संख्याओं की संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये आपका लगभग ये माना जाए, आप वास्तविकता में यदि NCERT उठा के देखेंगे तो आप ये मानेंगे कि यूनिट 1 जो है वो लगभग यहाँ तक माने तो ये कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक का चैप्टर 1 दिया है। क्लास 6 से उठाएं आप, और क्लास 10 तक की जो चैप्टर 1 है हर क्लास का, वो आपको यहाँ तक दे दिया गया है। आगे देखते हैं। अनुपात, समानुपात, रेशियो भी आएगा, राशियों की तुलना, अनुपात और समानुपात, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, बीजगणितीय, बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितों के गुणनखंड, बहुपद, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, शेषफल प्रमेय, गुणनखंडों, बहुपदों के गुणनखंड, बीजगणितीय शब्द समीकाएं, बहुपदों के शून्यक, ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यक एवं गुणनखंडों के संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन, एल्गोरिथम प्रमेय जो कि आपकी 10th क्लास के हैं, ये आपका बहुपद भी कहा जाए और एल्गोरिथम प्रमेय वाला कहा जाए, बीजीय शब्द समीकाएं भी कहा जाए। ये सारी आपकी 10th क्लास के चैप्टर 2 और 3 में दी गई हैं। रैखिक समीकरण, एक चर वाली रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरणों के हल, 2 चर वाली रैखिक समीकरणों के आलेख, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रैखिक समीकरण, ये भी 10th क्लास से लिया गया है। 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म की ग्राफीय विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बीजगणितीय विधियाँ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के बदले जा सकने वाले समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण के हल, द्विघात समीकरण के पूर्ण वर्ग बनाकर हल, मूलों की प्रकृति, ये सारा आपका क्लास 10th का मैटर भरा हुआ है। इसके बाद यूनिट 8 जो है ज्यामिति एवं निर्देशांक ज्यामिति, सममित रेखाएं, कोण, प्रतिच्छेद रेखाएं, अप्रतिच्छेद रेखाएं, कोणों की युग्म, समांतर रेखाएं, त्रियक रेखाएं, एक रेखा के समांतर रेखाएं, त्रिभुज, त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के कोण, कोण युग्म गुण, त्रिभुजों के गुण, त्रिभुजों की सर्वसमताएं, सर्वग क्षमताएं, त्रिभुजों की सर्वग क्षमताओं, कसौटियाँ, एक त्रिभुज की असमीकाएं, समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय, ये सभी बहुत ही इजी है। और जो मैथ के साथ फ्रेंडली है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट थोड़ा सा उनके लिए टफ हो सकता है जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, जो BA वाले या BCom वाले हैं। तो उनके लिए यदि ये कठिन होगा तो उनके लिए समाज विज्ञान उनको आसान होगा।
और जो मैथ बैकग्राउंड वाले हैं उनको थोड़ा सा वो भी कठिन हो सकता है जिन्होंने उसको नहीं पढ़ा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, हिम्मत रखें और पढ़ने का प्रयास करें। अगला है चतुर्भुज। चतुर्भुज के कोण, योग, गुण, चतुर्भुज के प्रकार, समांतर चतुर्भुज के गुण, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज में होने के लिए प्रतिबंध, मध्य बिंदु प्रमेय, समांतर त्रिभुजों, चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच आकृतियाँ, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज, वृत्त एवं इससे संबंधित पद, जीवा द्वारा एक बिंदु पर आंतरिक कोण, केंद्र से जीवा पर लंब, 3 बिंदु से जाने वाला वृत्त, समान जीवाएं एवं केंद्र से दूरियां, एक वृत्त के चाप द्वारा आंतरिक कोण, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, निर्देशांक ज्यामिति, द्विविमीय, कार्तिकीय पद्धति, तल से एक बिंदु पर आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हों, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ज़्यादातर आपसे माना जाए तो 6 से 10 तक का सिलेबस रखा है और उसमें भी 10th क्लास को ज़्यादा प्रायोरिटी इसमें दिख रही है। ये 9th क्लास का है और 10th का है, मिक्स है, जो यूनिट 9 है। क्षेत्रमिति, परिमाप, क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के द्वारा, चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन के सूत्र के अनुप्रयोग, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घन का आयतन, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, आयतन गोले का आयतन, ठोस जो संयोजन है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के आकार दूसरे आकार से रूपांतरण, शंकु छिन्नक। ये ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। सांख्यिकी और प्रायिकता है, ये आपकी बहुत सरल जो आपकी यूनिट है सांख्यिकी और प्रायिकता, इसको आसानी से किया जा सकता है। इसी में आपकी त्रिकोणमिति भी दे रखी है जो आपकी 10th क्लास का 8th और 9th चैप्टर का पार्ट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ये विज्ञान है। विज्ञान में आपको सबसे पहले बायोलॉजी वाला पोर्शन दे दिया गया है। यूनिट 8 में जो है, सॉरी यूनिट 11 में जो है उसमें आपको बायोलॉजी जैविक वर्गीकरण दिया गया है। मनुष्यों के पाचन, पेशियाँ, मतलब जो आपकी पूरा जंतु विज्ञान जो है वो आपको यूनिट 11 में रख दिया गया है। साथ ही इसमें कुछ पर्यावरण का पोर्शन भी आप नीचे देख सकते हैं, जो आपको इधर से दिख रहा होगा, पर्यावरण के घटक, पारिस्थितिकी। ये बहुत ही रोचक है, यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में और आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। साथ ही आपको जो पादप विज्ञान है वो आपको यूनिट 12 में रख दिया गया है। इसके अलावा आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स 2-2 यूनिट में करके दिया गया है। अब इन्होंने यूनिट 13 और 14 में केमिस्ट्री को दे दिया गया है और यूनिट 15 और 16 में फिजिक्स को रख दिया गया है। इसके अलावा आपने दिया है, इसके अलावा जो सामाजिक विज्ञान का इन्होंने पोर्शन दिया है वो यूनिट 17 से दिया है। और सबसे पहले भारत का भूगोल, जो भूगोल है आपका 6 से लेकर के 10 तक का, वो भूगोल पूरा एक बार में रख दिया गया है। इसके बाद इन्होंने इतिहास दे रखा है। सेम एक एक पोर्शन आप मैच करेंगे तो आपको 6 से जो 12वें तक की क्लास में किताबें हैं, सॉरी 6 से 10 तक की हैं, उनमें सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। विश्व इतिहास भी आपसे पूछा जाएगा। भारत के इतिहास के साथ साथ विश्व इतिहास भी आपको कवर करना पड़ेगा। और राजनीति जो है वो आपको भारतीय राजनीति विशेष रूप से दी गई है, लेकिन राजनीतिक ज्ञान भी आपको बहुत, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रजातंत्र बहुत गहनता से होना चाहिए। अर्थशास्त्र जो आपका 9 से 12 तक स्टार्ट होता है तो उसी लेवल का दिया गया है। समाज विज्ञान में यदि कोई कठिन पोर्शन रहना लगता है तो आपको
अर्थशास्त्र ही लग सकता है। आपको 20 यूनिट बहुत अच्छे से कवर करनी है, कोशिश करनी है अपना 100% देने की। बाकी ESV का काम तो वो जानता ही है क्या करता है वो हर साल। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।